राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक भाई जब अपनी बहन को विदेश ले जाकर उसने उसे नौकरानी बनाया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राम प्रसाद जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। करें तो क्या करें, ऐसा लग रहा था मानो विधाता उनके विरोध में हो गए हैं। अस्पताल के वार्ड में उनकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी और सामने सफेद साड़ी में सिंगार विहीन विधवा बेटी खड़ी थी। पल भर में ही उनकी दुनिया उजड़ गई थी। कितने अरमानों से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, परंतु उन्हें क्या पता था कि वह अपनी बेटी की शादी नहीं बल्कि उसका जीवन बर्बाद करने जा रहे हैं। सब कुछ उनकी आंखों से ऐसे गुजर रहा था मानो आंखों के आगे कोई फिल्म चल रही हो। बरसों तक राम प्रसाद के कोई संतान नहीं थी। ना जाने कितनी मनौतियों के बाद ईश्वर की कृपा हुई और उनके घर एक बच्ची ने जन्म लिया था। बच्ची इतनी सुंदर थी मानो कोई परी हो और उसके जन्म के बाद से ही जो उनका कारोबार इतना बढ़ा कि चारों ओर धन और अन्न के भंडार भर गए। माता लक्ष्मी की कृपा मानकर उन्होंने अपने बच्ची का नाम भी वृंदा रखा। दोनों पति पत्नी ने फूलों की सेज पर बेटी को पाला, जीवन की हर खुशी दी। विवाह के योग्य हुई तो एक अच्छे से घराने के सुंदर से लड़के से उसकी शादी करवाई। लड़का सुंदर और सुशील था और इस शहर का सबसे ऊंचा घराना था और रईस परिवार था। यह उन लोगों के सामने से आकर ही उन्होंने बेटी का हाथ मांगा था। एक बार तो उनके मन में शंका सी हुई कि इतने बड़े लोग खुद से कैसे आकर उनकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं, परंतु उन लोगों ने कहा कि रिश्तेदारी में हमने आपकी बेटी की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए हम अपने इकलौते बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हमें ऐसी ही सुशील लड़की की तलाश थी। शादी हुई, बिटिया अपने घर पराई हो गई, विदाई हो गई बेटी की, और राम प्रसाद जी और उसकी पत्नी दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया कि उनकी बिटिया इतने अच्छे घर में ब्याह कर गई है। इधर वृंदा का अपने ससुराल में पूरी रीति रिवाज और शानो शौकत के साथ स्वागत हुआ। सुहाग सेज पर दुल्हन बनी वृंदा अपने पति रमन का इंतजार कर रही थी कि थोड़ी देर बाद रमन आए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और वीरानी फैली हुई थी। इससे पहले कि वृंदा कुछ पूछती, उन्होंने खुद ही वृंदा से कहा कि वृंदा, शायद मैं इस दुनिया का पहला पति होऊंगा जिसने अपनी पत्नी को सुहाग की रात को ऐसा तोहफा दिया हो। वृंदा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपनी प्रश्नवाचक नजरें रमन की ओर उठाई और उसे अपनी ओर ऐसे देखते हुए देखकर जो रमन ने कहा कि देखो वृंदा, मेरी बात मैं तुमसे साफ कर देता हूँ। मैं तुम्हें पाकर रमन ने कहा, देखो वृंदा, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मेरे माता पिता ने तुम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मुझे लंग कैंसर है और वह भी चौथी स्टेज में है। पहले यह बीमारी किसी भी डॉक्टर के पकड़ में नहीं आ पाई और जब तक इस बीमारी के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब क्योंकि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए वंश को चलाने के लिए तो उन्होंने यह सब नाटक किया है। उन सब की इच्छा है कि तुम इन 2-4 महीनों में अगर गर्भवती हो जाती हो तो उस बच्चे के से जो इनका वंश आगे बढ़ जाएगा, जिससे कि
मेरी कमी इन्हें नहीं खलेगी। और इतना कहने के बाद रमन फूट फूट कर रो पड़ा। वृंदा तो यह सुनकर हैरान रह गई। सचमुच शादी की पहली रात किसी पति ने अपनी पत्नी को अपनी मृत्यु के बारे में नहीं बताया होगा, परंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि शादी हो चुकी थी। परंतु क्या जाने, हो सकता है कि शायद रमन ठीक हो जाए। वृंदा कुछ बोल नहीं सकती। क्या कहते, 2-4 दिनों के बाद वृंदा के पिताजी पग फेरे की रस्म कराकर विदा कराकर वृंदा को ले गए। वृंदा अपने पिता के साथ गई तो जरूर, परंतु अगले ही दिन वापस अपने ससुराल चली आई। वह नहीं चाहती थी कि उसके पति रमन को किसी चीज की कोई तकलीफ हो या उसके बारे में उसके माता पिता यह सच्चाई जाने। उधर लाख कोशिशों के बावजूद भी रमन की तबीयत बिगड़ गई। शादी के 4 महीने के बाद रमन इस दुनिया से चला गया। वृंदा माँ तो नहीं बन पाई, परंतु रमन की विधवा जरूर बन गई। वृंदा के ससुराल जाने वाले जो रमन की मृत्यु के बाद नहीं चाहते थे कि बहुत सारी प्रॉपर्टी की हकदार बने, तब रमन के परिवार वालों ने सोचा था कि अगर इस बीच वृंदा माँ बन जाती है तो उस बच्चे को उसका मालिक बनाएंगे। एक पराई लड़की को अपनी संपत्ति की स्वामी नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वृंदा को मनहूस करार देकर जो वृंदा को अपने घर से निकाल दिया और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी और उनके बच्चों के नाम कर दी, ताकि बाद में कानूनी तरीके से भी वृंदा या उसके परिवार वाले उसकी जायदाद हासिल नहीं कर सकें। राम प्रसाद और उनकी पत्नी को सारी सच्चाई पता चली तो मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अपने दामाद की मृत्यु की खबर सुनते ही माँ को दिल का दौरा पड़ गया और वह आईसीयू में अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही थी और लाख कोशिशों के बाद भी वह अपने जीवन से हार गई। राम प्रसाद जी अस्पताल में खड़े एक बार अपनी बेटी को देखते हैं तो दूसरी बार अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को देखते हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। एक साथ हुए इन दो आघातों को वो सहन नहीं कर पा रहे और वहीं बैठे बैठे उन्हें भी दिल का दौरा पड़ गया और देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु उड़ गए और वृंदा बेचारी तो जैसे बिल्कुल जो सुन्न हो गई और ना जाने विधाता ने किस जन्म का बदला लिया था उससे, और देखते ही देखते पल भर में ही उसका सब कुछ खत्म हो गया। दूर के रिश्तेदारों और समाज वालों की मदद से उसने अपने माता पिता का क्रियाकर्म किया। धीरे धीरे सारे लोग चले गए सिवाय उन लोगों के जिनकी गिद्ध सी नजरें राम प्रसाद की बेटी और उनकी प्रॉपर्टी पर थी, क्योंकि राम प्रसाद जी का रियल एस्टेट का कारोबार था। राम प्रसाद जी का जो उनकी मृत्यु के पश्चात से वृंदा से नहीं संभालने वाला था। बाजार में लगे सारे पैसे डूब गए, बचा रह गया तो सिर्फ उनका मकान, लंबा चौड़ा बगीचा और उनका ऑफिस। महीनों तक वृंदा दुख में डूबी रही। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म होने लगे। घर चलाना अब मुश्किल हो रहा था। हार कर वृंदा ने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। एक जिंदा लाश की तरह वृंदा एक मशीनी अंदाज में जिए जा रही थी। इसी बीच अचानक एक दिन वृंदा की मौसी का लड़का गौरव वृंदा से मिलने के लिए आया। बचपन से ही उसकी और वृंदा की खूब पटती थी। दोनों भाई बहनों में खूब प्रेम था। वृंदा का मौसेरा भाई अपनी पढ़ाई पूरी करने विदेश गया और फिर वहीं बस गया। इतने सालों बाद उसे आया देख
वृंदा हैरान तो हुई, लेकिन अपने प्रति उसका लगाव और प्रेम देखकर उसे खुशी भी हुई कि चलो इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो है जिसे उसकी परवाह है। गौरव अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता कि वृंदा खुश रहे, हंसे और मुस्कुराए, परंतु कितने दिन उसे भी फिर वापस जाना था। और फिर एक दिन रात के खाने के वक्त गौरव ने वृंदा से कहा, देखो वृंदा बहन, ना आप जो अब ना तो मौसा जी हैं और ना ही मौसी जी हैं। इतनी बड़ी दुनिया में बहन तुम अकेले कैसे रहोगी? तो बहन मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से अपना घर बसाने के बारे में सोचो। तो वृंदा कहने लगी, ऐसा कभी नहीं होगा गौरव। इतने धोखे खाने के बाद मेरा अब इस दुनिया के हर रिश्ते से विश्वास उठ गया है। मैं जब तक जिंदा हूँ अकेले रहूंगी। रहने को घर है और काम कर ही रही हूँ। लेकिन गौरव कहने लगा, कितने दिनों तक तुम स्कूल में टीचर की नौकरी कर पाओगी बहन? शरीर है, कभी ना कभी तो थकेगा। तब क्या करोगी? तब की तब देखेंगे, वृंदा ने जो तुरंत जवाब दे दिया। गौरव कहने लगा, रात बहुत हो गई है बहन, वृंदा जाओ, तुम जाकर सो जाओ। और गौरव भी सोने चला गया और वृंदा ने जो उसे चुप करा दिया था, परंतु वह खुद बिस्तर पर करवटें बदलते हुए सोचने लगी कि ठीक ही तो कह रहा है गौरव भाई, इतनी बड़ी दुनिया में मैं अकेली हूँ, क्या करेगी? कर सकती हूँ, बाहर की दुनिया में हर लोग फायदा उठाने के लिए बैठे हैं, कब तक खुद को सबसे बचा पाएगी? परिवार के नाम पर तो कोई नहीं है उसका, बस यही मौसी का एक बेटा है। इसी ऊहापोह में वह कब सो गई उसे पता नहीं चला। अगले दिन गौरव ने कहा, वृंदा, यहाँ मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था और अब मुझे वापस जाना होगा। और यह कहकर गौरव वापस चला गया और जाने के बाद भी वह वृंदा से रोज फोन पर बातें करता, अपनी पत्नी और बच्चे से भी बातें करा रहा था। धीरे धीरे वृंदा का मन डोलने लगा और फिर एक दिन उसने कुछ निश्चय किया। वृंदा सारी रात अपने भविष्य के बारे में सोचती रही। अपने जीवन में इतनी सारी ठोकरें खाने के बाद वृंदा किसी पर भी सहज रूप से विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसका जी चाह रहा था इतने कम उम्र में इतने दुख उठाने के बाद और अपने अकेलेपन के कारण वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी, जिसको लेकर मन में नकारात्मक भाव आने लगे थे। सुबह उठते ही वृंदा ने गौरव को फोन किया और कहा, भैया, मैं अपने घर में ही जो एक अनाथ आश्रम खोलना चाहती हूँ, जिससे कि अनाथ बच्चों को माँ की ममता मिल जाए और मुझे बच्चों का साथ। गौरव कहने लगा, पागल हो गई हो क्या वृंदा? घर में अनाथ आश्रम खोलना क्या कोई साधारण बात है? और फिर बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था कहाँ से करोगी? देखो वृंदा, मैं अभी भी कहता हूँ बहन, तुम मेरे पास आ जाओ। आखिर हूँ तो मैं तुम्हारा भाई ही। जानता हूँ तुमने एक छोटी सी उम्र में बड़े धोखे खाए हैं, लेकिन कहीं से तो भरोसे की शुरुआत करनी होगी वृंदा। लेकिन वृंदा कहने लगी, भैया, यहाँ की प्रॉपर्टी का क्या होगा? पापा की सारी प्रॉपर्टी तो लोगों ने हड़प कर ली है, लेकिन जो बचा है उसे भी मेरे जाने के बाद हड़प कर जाएंगे और फिर कुछ नहीं बचेगा। और फिर अमेरिका का रहन सहन भैया, वहाँ की भाषा मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा और ना ही मेरी इतनी अच्छी अंग्रेजी है कि मैं वहाँ जाकर किसी से कुछ बात भी कर सकूं। वृंदा ने अपनी सारी परेशानी गौरव से कही तो गौरव कहने लगा, तुम हाँ तो करो वृंदा, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। वृंदा कहने लगी, इसके लिए मुझे कुछ दिनों के सोचने की मोहलत दो। और फिर कुछ दिन बाद गौरव वापस भारत आया
उसने वृंदा के पिता के पुराने स्टाफ के गोविंद को बुलाकर घर, जमीन और ऑफिस की जिम्मेदारी उसे दे दी, बाकायदा एग्रीमेंट पेपर पर लिखित करार के साथ। और फिर वह वृंदा को लेकर और अमेरिका रवाना हो गया। हवाई जहाज में खिड़की के बाहर देखते हुए वृंदा को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दूसरी दुनिया की सैर कर रही हो। और इस तरह वृंदा आखिरकार गौरव के साथ अमेरिका उसके घर पहुंची गई। गौरव की पत्नी ने खुले मन से वृंदा का स्वागत किया। गौरव के दो छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों इतने प्यारे थे कि वृंदा को उन्हें देखते ही ऐसा लगा मानो अपने सीने से लगा ले। उसने अपनी बाहें फैलाई भी, लेकिन फिर अपने हाथों को समेट लिया। क्या पता गौरव की पत्नी सुनंदा को यह अच्छा लगे या न लगे। तो सुनंदा कहने लगी, अरे आप रुक क्यों गई? लीजिए, बच्चों को गले से लगा लीजिए। दीदी, आप ये बच्चे आपके ही हैं, आप इनकी बुआ हैं। सुनंदा ने हंसते हुए कह दिया। और 2-4 दिन बहुत खुशी के साथ गुजर गए। एक दिन सुबह सुबह उसने सुनंदा को परेशान होकर गौरव से कहते हुए सुना कि बच्चों को संभालने वाली नैनी काम छोड़कर चली गई है। अब मैं बच्चों को संभाल लूंगी या अपनी नौकरी करूं। तो गौरव कहने लगा, तुम अपनी नौकरी कैसे छोड़ सकती हो सुनंदा? अभी हमें अपने घर का लोन भी भरना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है। यह सब सिर्फ मेरी सैलरी से कैसे होगा? गौरव भी बड़ा चिंतित होकर सुनंदा को जो जोर जोर से बोलकर समझा रहा था। वृंदा यह सारी बातें देख और सुन रही थी। सो वृंदा ने आगे बढ़कर गौरव से कहा, भैया परेशान क्यों होते हो? मैं सारा दिन तो घर में ही बैठी रहती हूँ, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। और सुनंदा भाभी को नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सुनंदा ने आगे बढ़कर वृंदा को गले लगा लिया और कहा, दीदी आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। मैं सोच रही हूँ अगर आप आज नहीं होती तो क्या होता। तो वृंदा कहने लगी, भाभी क्यों परेशान होती हो, मैं हूं ना। उस दिन के बाद से दोनों बच्चों की जिम्मेदारी वृंदा पर आ गई। वृंदा खुशी खुशी बच्चों को नहलाने से लेकर खिलाने पिलाने और सुलाने तक की जिम्मेदारी उठा रही थी। सुनंदा और गौरव को जब ऑफिस से दोनों लौटने में देर हो जाती तो वृंदा घर का खाना, जो रात का खाना बनाकर भी तैयार कर देती थी। क्या लाजवाब खाना बनाती थी। और जब सुनंदा और गौरव खाना खाते तो कहते, दीदी आज सच में आपके हाथों में तो जादू है, बरसों बीत गए हमें ऐसा खाना खाए हुए। वृंदा कहने लगी, भाभी आपको खाना पसंद आया, यह तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो खाना मैं बना दिया करूंगी। नेकी और पूछ पूछ जो जैसे वृंदा और गौरव की तो लॉटरी लग गई। तो गौरव कहने लगा, आप हमें रोज आपके हाथों का स्वादिष्ट खाने को मिलेगा वृंदा दीदी। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी बहन मिली। और गौरव खुश होते हुए कहने लगा तो वृंदा भी खुश हो गई। और धीरे धीरे 1 साल बीत गया। वृंदा ने बड़ी कुशलता के साथ पूरा घर संभाल लिया था। उसे भी खुशी होती थी कि चलो उसका जीवन किसी के काम तो आया। यहाँ सभी खुश हैं और उसे भी सभी का बहुत प्यार मिल रहा है। अगले कुछ दिनों में वृंदा के पिता की बरसी होने वाली थी। उसने गौरव से कहा कि भैया यदि कोई यहाँ पुरोहित मिले तो वह अपने पिता का श्राद्ध पर पूजा करवाना चाहती है। गौरव बोला, क्या दीदी, अब यहाँ तो कोई भारतीय पुरोहित मिलने से रहा, किसी दूसरी जगह हो तो हमें नहीं पता। अरे किसी को याद मन से मन ही किया जाता है और आप अपने पिताजी को मन ही मन याद कर लिया करो और मन ही मन याद करके प्रणाम कर लो दीदी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। और ज़्यादा करो तो बगीचे से फूल का गुलदस्ता बना लीजिए और आप अपने पिता के ऊपर चढ़ा दीजिए।
अब हमें ऑफिस जाने को देर हो रही है दीदी, इसलिए हम ऑफिस को जा रहे हैं। आप जरा घर और बच्चों को देख लीजिएगा। और सुनंदा बोली, चलो गौरव। इतना कहकर सुनंदा और गौरव दोनों चले गए। उस दिन पहली बार वृंदा के मन को गहरी ठेस लगी, लेकिन फिर भी उसने अपने मन को समझाया कि शायद सुनंदा सही कह रही हो। यहाँ अब मेरे लिए किसी पुरोहित को कहाँ ढूंढेंगे। काफी रात हो गई। वे दोनों लौटे तब तक बच्चे सो चुके थे। उनके आते ही सुनंदा ने घर आते ही कहा कि वृंदा दीदी, जो बच्चे सो गए हैं क्या? तो वह कहने लगी, हाँ दीदी, बच्चे सो गए हैं। सुनंदा बोली, तो दीदी हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, आप भी खाना खा लीजिए और सो जाइए। वृंदा ने कुछ नहीं कहा। आज उसकी भी इच्छा नहीं हुई खाने की। उसने किचन समेटा और अपने बिस्तर पर लेट गई। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन आज से नींद उसे आ नहीं रही थी। वो अपने पिता की पुण्यतिथि पर उसे अपने पिता की कमी बहुत खल रही थी। बिस्तर पर पड़े पड़े वह उकता गई, तो उसने सोचा कि चलो बालकनी में बैठ जाती हूँ, शायद मन को थोड़ा ठीक लगे। और वह अपने कमरे से निकलकर बालकनी की तरफ जा रही थी कि नहीं चाहते हुए भी उसके कदम गौरव और सुनंदा के कमरे के पास रुक गए। तो वह दरवाजे के पास रुक गई तो सुनंदा खिलखिलाकर हंस रही थी और गौरव से कह रही थी, तुम तो कमाल के हो गौरव, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी आसानी से वृंदा को बेवकूफ बनाकर ले आए। सारी जिंदगी के लिए मुफ्त की नौकरानी मिल गई और बच्चों को आया भी। साथ ही में वृंदा के रहते हमें माली की भी जरूरत नहीं पड़ती। बाग बगीचे की देखभाल खुद ही कर लेती है। गौरव बोला, धीरे बोलो सुनंदा, कहीं वृंदा ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हंगामा मचा देगी। तो सुनंदा कहने लगी, अरे हंगामा मचा कर क्या करेगी? उसका वीजा और पासपोर्ट सभी तुम्हारे पास पड़ा है। यहाँ आस पास के जो पड़ोसी हैं उनको भी कुछ खबर नहीं है। उन्हें क्या पता लोगों को, क्योंकि लोगों से उसका कोई मेल मिलाप ही नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो बस इसी तरह इंडिया वाली प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। तो गौरव कहने लगा, धीरज रखो, थोड़ा धीरज रखो, सब्र का फल मीठा होता है। वह भी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। मैंने सारे कागजातों पर नॉमिनी पर अपना नाम डाल रखा है। अगर कल को कुछ होता है तो सारी जायदाद का मालिक तो मैं ही बन जाऊंगा। बहुत मेहनत करनी पड़ी है सुनंदा मुझे प्रॉपर्टी के चक्कर में। चलो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। गौरव ने सारी बातें कही। उसके बाद सन्नाटा छा गया। शायद वो दोनों सो गए थे। सारी बातें सुनकर वृंदा को ऐसा लगा मानो वह गस खाकर गिर जाएगी। तो यह थी इन दोनों भैया भाभी की असलियत, जिससे आज तक वृंदा अनजान थी, जिन पर वृंदा ने जो विश्वास कर लिया था। जायदाद के लालच में ये दोनों इतने गिर सकते हैं, यह सोच भी नहीं सकती थी वृंदा। उसका पूरा शरीर मानो सुन्न हो गया। अपने बिस्तर पर आकर सुनंदा बैठ गई। सच में उसका पासपोर्ट और वीजा दोनों ही गौरव के पास थे। अब वह क्या करेगी? सारी जिंदगी उसे यहाँ कैद में इस घर में नौकरानी की तरह रहना पड़ेगा। वृंदा फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन फिर वृंदा ने सोचा कि नहीं, वह इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेगी। उसे हर हाल में यहाँ से अपने देश को लौटना ही है। लेकिन इससे पहले अपना वीजा, पासपोर्ट इन दोनों से निकलवाना होगा। टिकट के लिए भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पैसों का भी इंतजाम करना पड़ेगा। यह सब ऐसे कैसे चलेगा? क्या करेगी वह? लेकिन कुछ तो करना होगा। इससे पहले तो उसे पहले की ही तरह सामान्य व्यवहार करना होगा, ताकि इन लोगों को वृंदा पर शक न हो। अगर जरा सी भी शंका हो गई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में
अपने आप को सामान्य बनाए रखना पड़ेगा। सारी रात इसी उधेड़ बुन में जो वृंदा पड़ी रही। रोज की तरह वह सुबह उठी और सबके लिए चाय नाश्ता तैयार किया। बच्चों को नहला धुलाकर तैयार करके स्कूल भेजा। नाश्ते की टेबल पर वृंदा ने गौरव से कहा, देखो गौरव, बच्चों की पढ़ाई मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है कि मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। मैं सोच रही हूँ अगर मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश की पढ़ाई करवा दो तो बच्चों की पढ़ाई में आसानी हो जाएगी और फिर मैं घर के बाहर के भी काम कर पाऊंगी। आजकल वैसे भी तुम और भाभी सुनंदा काफी परेशान रहते हो। ऐसे में मैं बाहर का काम कर लिया करूंगी तो तुम दोनों को भी आराम हो जाएगा। क्यों भाभी, क्यों? तो सुनंदा और गौरव ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं वृंदा दीदी, और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए कोचिंग लगवा दूंगा, जिससे तुम अच्छे से अंग्रेजी सीख जाओगी। और शायद वे दोनों यही सोच रहे थे। चलो अब हमें घर के बाहर के कामों से भी छुट्टी मिल जाएगी। वृंदा ने कोचिंग के लिए हामी भर दी। अब वह अपनी योजना के दूसरे चरण की तैयारी करने लगी। जीवन के रंगमंच पर वृंदा बड़ी कुशलता के साथ अभिनय कर रही थी। क्या करती बेचारी, जिस तरह कदम कदम पर उसे धोखा मिल रहा था, लोग उसके साथ छल कर रहे थे, तो ऐसे ही में बेचारी बनकर तो कितने दिनों तक वह रह पाती। वृंदा बेचारी ही बनकर जो सब अपने योजना को अंजाम दे रही थी। दुख और विवशता से उसका मन हाहाकार कर रहा होता था, परंतु होठों पर मुस्कान बनी रहती थी। वृंदा ने जिस कोचिंग क्लास में एडमिशन लिया, वहाँ कई देशों की भाषाएं सिखाई जाती थी। वहाँ सारे के सारे अनजान लोग थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे एक दूसरे की भाषा जाने बगैर सभी आपस में घुल मिल गए थे और धीरे धीरे थोड़े थोड़े इशारों में और थोड़े अपने अपनी भाषाओं में बात करने लगे थे। उसी में साथ पढ़ने वाला एक लड़का था जिसका नाम जॉन था। जॉन धीरे धीरे वृंदा और जॉन की दोस्ती हो गई। वृंदा के चेहरे पर उदासी के बादल छाए देखकर जॉन ने कई बार वृंदा से इसका कारण जानना चाहा कि आखिर बात क्या है, तुम क्यों इतनी उदास रहती हो, लेकिन वृंदा उसे कुछ नहीं बता पाती थी। घर और बाहर दोनों का काम करते करते वृंदा बुरी तरह थक जाती थी। पहले तो सुनंदा भाभी बड़े प्यार से आग्रह करके काम के लिए कहा करती थी, लेकिन अब तो वह आदेश देने लगी थी कि वृंदा, यह काम क्यों नहीं हुआ, अब तक क्या कर रही थी, आज तुमने खाने में यह क्यों नहीं बनाया। कभी अचानक से कहती कि आज घर पर किट्टी पार्टी है, मेरी सहेलियां आ रही हैं, इसलिए शाम की पार्टी की सारी तैयारी करके रखना। दिन से रात तक वृंदा रोबोट की तरह काम करती और साथ में झिड़कियां भी उसे मिलने लगी थी। वृंदा बेचारी मन ही मन बहुत ही रोती थी और बहुत एक दिन की बात है, रात को वृंदा को बहुत तेज बुखार था। उसका सारा बदन टूट रहा था, इसलिए वह सुबह जल्दी उसकी आंख नहीं खुल पाई और बच्चों की स्कूल बस मिस हो गई। उसकी हालत देखे बगैर सुनंदा उस पर बम की तरह फट पड़ी। कहने लगी, दीदी, इंडिया में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए तुम्हारे भैया तुम्हें यहाँ लेकर आ गए और तुम महारानियों की तरह तुम्हें रखा। फिर भी तुम्हारे इतने नखरे हैं, तुम्हारी वजह से बच्चों की बस छूट गई। वह तो गौरव ने आकर जो बात को संभाल लिया और सुनंदा को अंदर कमरे में ले गया और सुनंदा को समझाते हुए बोला, सुनंदा, अगर तुम इस तरह वृंदा के साथ व्यवहार करोगी तो क्या वो यहाँ रुकेगी? वो यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलेगी? अरे ऐसे तो वो घर से भाग जाएगी। जरा ठंडे दिमाग से काम लो सुनंदा, सोचो,
या हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है? कुछ समय तो कंट्रोल करके रखो सुनंदा। वृंदा सब समझ रही थी, सब कुछ देख और सुन रही थी, परंतु अपने हालात के आगे मजबूर थी। अगले दिन जब वृंदा कोचिंग क्लास गई तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर जॉन ने उससे फिर पूछा, क्या बात है वृंदा, तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वृंदा उस दिन अपने आप को रोक नहीं सकी और उसने जॉन को सब कुछ बता दिया। और सारी बातें सुनकर जॉन भी हैरान रह गया। उसने वृंदा को दिलासा दिया और कहा, वृंदा तुम परेशान मत हो। मैं तुम जो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती हो? अभी मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकती, वृंदा ने जॉन को बताया, क्योंकि मेरा पासपोर्ट और वीजा दोनों गौरव के पास है। पहले मुझे वो दोनों निकलवाने हैं। उसके बाद यदि जॉन तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम मुझे यहाँ का जो वर्क परमिट दिलवा दो, ताकि उस घर से निकलने के बाद मैं कहीं और काम कर सकूं। जॉन यह सुनकर सोच में डूब गया कि वृंदा के लिए क्या करना चाहिए। फिर उसने कहा, ठीक है वृंदा, यहाँ मेरी काफ़ी जान पहचान है, मैं तुम्हारे लिए कोशिश करता हूँ, तब तक तुम यहीं रहो। वृंदा जब घर लौट कर आई तो देखा गौरव घर पर ही था। उसने सुबह सुनंदा के द्वारा किए गए व्यवहार के लिए वृंदा से माफ़ी मांगी और वृंदा के लिए कॉफ़ी बनाकर लाया। वृंदा ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद वृंदा ने गौरव से कहा, गौरव भैया, मुझे यहाँ आए 1.5 साल होने को है। आज तुमने मेरा वीजा शायद 2 सालों के लिए बनवाया था, इसलिए वीजा खत्म होने से पहले मैं चाहती हूँ इसे कुछ सालों के लिए बनवा दो, क्योंकि अब मेरा भी मन यहाँ पर लग गया है और अब मैं यहीं रहना चाहती हूँ और मैं वापस इंडिया नहीं जाना चाहती। अब बच्चों के बिना मेरा मन इंडिया में नहीं लगेगा भैया। गौरव ने चौंक कर वृंदा को देखा और वृंदा कहने लगी, हाँ गौरव, मैं सही कह रही हूँ ना? तुम इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो भाई? आखिर तुम हो तो मेरे भाई ही और यह मेरा मायका ही हुआ ना। क्यों ठीक कहा ना मैंने भाई? गौरव बोला, हाँ हाँ ठीक कह रही हो वृंदा, मैं कल ही अप्लाई कर देता हूँ। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, कुछ पेपर वगैरह साइन करने होंगे। गौरव ने खुशी से कहा और गौरव सोच रहा था कि वृंदा उसे वापस जाने के लिए परेशान करेगी, लेकिन वृंदा तो खुद ही यहाँ रहने के लिए तैयार हो गई। इससे तो उसकी खुशी दुगना बढ़ गई थी। यही तो गौरव चाहता था, क्योंकि चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। वृंदा भी उस दिन का इंतजार कर रही थी। उसने जॉन को पहले ही बता दिया था वह वीजा रिन्यू कराने जा रही है। इस बीच उधर जॉन ने उसके लिए वर्क परमिट तैयार करवा दिया था और एक जगह उसकी नौकरी के लिए बात भी कर रखी थी। थोड़ी दौड़ धूप के बाद 3 सालों के लिए वीजा की अवधि बढ़ गई थी। वहाँ ऑफिस में जैसे ही वापस पासपोर्ट और वीजा गौरव अपने पास रखने लगा, वृंदा ने तुरंत उससे वापस मांग लिया। वहाँ पर उसने अधिकारियों के सामने जो वृंदा को वापस देना पड़ा, क्योंकि अधिकारियों के सामने वह उसका पासपोर्ट और वीजा देने के लिए मना नहीं कर सकता था। इस तरह वृंदा ने अपना पासपोर्ट और वीजा गौरव से हासिल कर लिया। वहां से निकलने के बाद वृंदा ने गौरव से कहा कि भैया, उसे अपने कोचिंग सेंटर में कुछ काम है, इसलिए वह वहां से काम निपटाकर वापस घर आ जाएगी। आज गौरव को वृंदा का व्यवहार कुछ अटपटा सा तो लगा, परंतु उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वृंदा जॉन के साथ अपने उस ऑफिस में गई जहां उसे काम के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू के बाद वृंदा को जॉब पर रख लिया गया। जॉन ने वृंदा का वर्क परमिट बनवाकर उसे दे दिया था।
वृंदा ने जॉन को बहुत धन्यवाद किया और अपने सभी कागजात का जेरोक्स कराया। उसकी एक कॉपी उसने जॉन के पास रखवा दी। आज उसे घर लौटते लौटते बहुत देर हो गई थी, तो जैसे ही घर पहुंची तो देखा सुनंदा और गौरव दोनों बेचैनी से वृंदा का इंतजार कर रहे थे। सुनंदा ने वृंदा को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए आज का दिन कहाँ रही आते ही पूछा, आप कोचिंग के बाद कहाँ गई थी? वृंदा बोली, मैं इंटरव्यू देने गई थी। और गौरव भाई, तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मुझे यह जॉब मिल गई है। वृंदा ने बहुत ही शांत स्वर में कहा था। मगर गौरव कहने लगा, वृंदा, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत क्या है? आखिर क्या कमी है यहाँ पर? गौरव ने परेशान होकर पूछा कि बताओ वृंदा। तो वृंदा कहने लगी, गौरव, बात कमी की नहीं है, बात अपने आत्मसम्मान की है। तुमने भाई मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। लेकिन वृंदा, गौरव की पत्नी सुनंदा कहने लगी, क्या तुम काम और घर के साथ साथ बच्चों को संभाल पाओगी? तो वृंदा कहने लगी, सुनंदा, अब मैं पहले की तरह तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। हाँ, काम पर जाने से पहले और आने के बाद जो थोड़ा बहुत बन पड़ेगा जरूर करूंगी। वृंदा ने कहा तो सुनंदा थी, वह गुस्से के मारे तिलमिला उठी और कहने लगी, तुमने क्या हमारे घर को धर्मशाला समझ रखा है? इतने दिनों तक हमने तुम्हें अपने घर में रखा, मान सम्मान दिया, उस एहसान का बदला तुमने ये दिया है, और वह भी ऐसे समय में वृंदा जब हमारे घर पर ना तो बच्चों की देखभाल करने वाली नैनी है और ना ही खाना बनाने वाले खानसामा। सुनंदा अपना आपा खोकर जोरों से चिल्लाकर वृंदा पर चिल्ला रही थी। वृंदा ने कहा, सुनंदा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सुनंदा, तुम भी जरा अपने मन में झांक कर देखो। तुम लोगों ने मुझे अपने देश से यहाँ बुलाया सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर। अपने घर के सभी नौकरों को हटाकर इन सारे लोगों का काम मुझसे लिया। इतने पर भी जब तुम्हारा जी नहीं भरा तो मेरी सारी प्रॉपर्टी पर भी नजर गड़ा दी। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। तुम लोग इतने गिर जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था। तुमने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। अरे, रिश्ते और रिश्तेदार अगर ऐसे होते हैं तो मैं अनाथ ही भली हूँ। अगर दुनिया वालों को सुनंदा तुम्हारी करतूत पता चले तो लोगों का हर रिश्ते पर से भरोसा उठ जाएगा, हर बहन का भाई से भरोसा उठ जाएगा। इतना कहते कहते जो वृंदा चुप हो गई और सुनंदा हंसने लगी और कहने लगी, वृंदा, तुम पहले अपना पासपोर्ट और वीजा तो पालो। कहाँ है वो? यहाँ से कैसे जा सकती हो तुम हमारे बिना कहीं नहीं जा सकती। सुनंदा गुस्से में कह रही थी। वृंदा कहने लगी, इसका कोई फायदा नहीं है सुनंदा। मैंने अपने सारे कागजात सेफ जगह पर रख रखे हैं और उसकी एक एक कॉपी अपने एक दोस्त के यहाँ दे रखी है। वृंदा ने बहुत ही शांत स्वर में कहा और तभी सुनंदा चीख पड़ी, निकल जाओ इसी वक्त हमारे घर से। इतना कहते कहते सुनंदा ने वृंदा का बैग लेकर बाहर फेंक दिया और वृंदा को धक्के मारकर घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। स्वार्थ के इस घिनौने चेहरे को देखकर जो वृंदा का मन घृणा से भर गया। घर से बाहर बैठी हुई वह काफी देर तक रोती रही। गौरव दूर खड़ा सारा तमाशा देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब वृंदा का रोकर मन हल्का हुआ तो उसने जॉन को फोन किया कि कहीं पर भी जो वो मेरे रहने की व्यवस्था कर दे। जॉन ने कुछ दिनों तक एक गेस्ट हाउस में वृंदा को ठहराया। फिर उसने एक कमरा वृंदा को दिला दिया और वृंदा की उसने बहुत मदद की। कुछ महीनों के बाद वृंदा पूरी तरह सेटल हो चुकी थी। उसने अपनी इस नौकरी के बाद भी एक पार्ट टाइम जॉब कर ली जिससे वह ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना चाहती थी ताकि वह जब भी भारत वापस लौटे तो वहाँ भी वह अपना कुछ काम कर सके।
इस बीच 3 साल कैसे बीत गए वृंदा को पता नहीं चला। वृंदा अपने वतन वापस लौटने की अब तैयारी कर रही थी। जॉन बड़े दुखी मन से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। जॉन कहने लगा, वृंदा, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पहले ही कह देनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुमसे नहीं कह सका। वृंदा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वृंदा, मेरे मन में अपने जीवन साथी को लेकर जैसी कल्पना थी तुम बिल्कुल वैसी ही हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना कहते कहते जो जॉन की आंखें छलछला गईं। वृंदा ने कहा, जॉन, तुम मेरा अतीत नहीं जानते हो। मेरी पहले भी शादी हुई थी और मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है और लोगों के इतने रंग मुझे देखने को मिले हैं कि उसके बाद तो लोगों के रिश्तों की असलियत झेलने की बाद मुझ में अब किसी के साथ की इच्छा ही नहीं बची है। लेकिन फिर भी जो जॉन कहने लगा, वृंदा, मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। वृंदा, सचमुच मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। और वृंदा का हाथ अपने हाथ में लेकर जॉन भरे हुए गले से कहने लगा, वृंदा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और आखिरकार फिर वृंदा अपने वतन पहुंच गई। आते ही उसने गोविंद से मिलकर पूरे घर की साफ सफाई कराकर अपने ऑफिस के बाहर स्वर्गीय राम प्रसाद अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम का बोर्ड लगवाया। अपने बंगले के एक हिस्से को वृद्धाश्रम और एक हिस्से को बच्चों के लिए तैयार करा दिया। धीरे धीरे बहुत से वृद्ध और अनाथ बच्चे इकट्ठा होने लगे। उनमें से ऐसे वृद्ध भी थे जो अपना खर्चा वहन नहीं कर सकते थे। सिर्फ देखभाल की आवश्यकता थी, जो काम कर सकते थे। उस लायक वृंदा ने उन्हें काम दे दिया ताकि वो उस काम को संभाल सकें। और जो लोग काम कर सकते थे उन्हें अपने शहर के बेरोजगार लड़के लड़कियों को वृंदा ने अपने यहाँ कुटीर उद्योग पर लगाया, जहाँ तरह तरह के अचार पापड़ और बहुत से घरेलू चीजें बनाकर बाजार में पहुंचानी जाने लगी। धीरे धीरे सबकी मेहनत रंग लाई। उन सब का काम अच्छा चल निकला। वृंदा ने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करा दिया। आश्रम में उन बच्चों को आश्रम के वृद्ध पढ़ा दिया करते थे। आश्रम के वृद्ध आश्रम और बाल अनाथ आश्रम एक साथ होने से उसका यह फायदा हुआ कि बुजुर्गों को बच्चों का साथ मिल गया और बच्चों को बुजुर्गों का साथ मिल गया। बच्चों को बुजुर्गों से जो नसीहतें और संस्कार मिलने लगे और बच्चे भी बुजुर्गों की सेवा और देखभाल करने लगे। बच्चों को प्यार और देखभाल बुजुर्गों से मिलता था। बिल्कुल घर जैसा माहौल हो गया था। समय के साथ वृंदा का बहुत नाम हो गया। सभी उसका बहुत सम्मान करने लगे। लोग एक बार फिर स्वर्गीय राम प्रसाद का नाम बड़े सम्मान के साथ लेने लगे। इसी तरह धीरे धीरे 5 साल बीत गए। वृंदा अपने काम में इतनी मशगूल हो गई थी कि किसी चीज का उसे होश ही नहीं रहा था। एक दिन अचानक ऑफिस में चपरासी ने आकर कहा कि मैडम, आपसे मिलने कोई आया है। और जो मिलने आया था उसे देखकर तो वृंदा चौंक गई। तो वह कहने लगा, भाई, मैं याद भी हूँ या मुझे भूल गई हो? वह कोई और नहीं बल्कि जॉन था। वृंदा बोली, जॉन, तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारी वजह से ही तो मैं उस पिंजरे से आजाद हुई हूँ। तुमने ही मुझे जीने की दिशा दिखाई। वृंदा ने उससे कहा, देखो जॉन, मैं तुम्हारे कारण ही इस मुकाम पर पहुंची हूँ। जॉन बोला, वृंदा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ कुछ लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर मेरी अग्नि परीक्षा समाप्त हो गई हो तो तुम इसे जरूर स्वीकार करोगी। जॉन ने जब अपनी हथेली खोली तो उसके हाथों में एक सिंदूर की डिबिया थी। वृंदा तो एकदम से सकपका गई। इतने सालों तक तुम सिर्फ मेरा इंतजार कर रहे हो। इससे इतना तो मैं मानती हूँ जॉन कि तुम सचमुच मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं शादी कैसे कर सकती हूँ जॉन? लोग क्या कहेंगे? वृंदा ने बड़े असमंजस भरे शब्दों में जॉन से कहा।
कि देखो इस दुनिया में पुरुष जब चाहे अपना नया जीवन शुरू कर सकता है, लेकिन जॉन महिलाओं के लिए उसके जीवन में एक बार ही बसंत क्यों आता है और पतझड़ का मौसम हमेशा के लिए आकर क्यों ठहर जाता है। तुम्हारे जीवन में भी दोबारा बसंत आएगा, जॉन ने वृंदा से कहा, और मैं उसे लेकर आऊंगा वृंदा। इतना कहते हुए जॉन ने उस दिन सिंदूर से वृंदा की मांग भर दी। वृंदा की आंखों में आंसुओं की धार बह निकली। वह जॉन के सीने से लग गई। गौरव को उसके वकील का फोन आया था कि वृंदा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके नॉमिनी में से उसका नाम वृंदा ने निकलवा दिया है और तुम्हारे नाम से पुलिस कंप्लेंट भी करवा दी है कि तुमने उसकी प्रॉपर्टी को धोखे से हड़पने की कोशिश की थी। अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम गिरफ्तार भी हो सकते हो। गौरव और उसकी पत्नी वकील का फोन को सुनकर जो सन्न रह गए। वृंदा के जीवन में भी अब बहुत तकलीफों के बाद नई खुशियों ने दस्तक दे दी थी और उसके जीवन में बाहर लौट आई थी जॉन के रूप में। अब वृंदा जो जॉन के साथ अपनी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। उसने अपनी छोटी सी उम्र में इतने जो रिश्ते देखे थे, इतने रूप देखे थे, लोगों को पल पल बदलते देखा था, जिससे उसका इस लोगों पर से विश्वास ही उठ गया था। लेकिन उसे जॉन एक सच्चा साथी मिला, जिसके साथ जॉन उसका जीवन साथी बना, जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगी। दोस्तों, अब वृंदा की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।